भारतीय मानवीय आवास संस्थान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है हम भी बोलते हैं। इसमें हमारे साथ जो सफाई व कचरा प्रबंधन का काम करते हैं वो सभी लोग अपनी शहर के साथ अपेक्षाएं आपके सामने रखेंगे और इस कार्यक्रम का संचालन जो है वो त्रिलोचन भट्ट जी करेंगे, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने डाउन टू अर्थ, दैनिक जागरण व मॉन्गा बे में बहुत सारे लेख व कहानियाँ लिखी हैं जो हमारे विकास व पर्यावरण के मुद्दों से जुड़ी हुई हैं। उनके साथ ही हमारे जो साथी हैं वो आज शामिल हुए हैं जो अपनी बात रखेंगे। विश्वनाथ साहनी जी, रेखा साहनी जी, नन्हे शर्मा जी, सुंदर जी, गोविंद जी, सुनीता जी जो आपके समक्ष बात रखेंगे। उनसे बहुत सारे साथी, कुछ साथी जो है कचरा बीनने का काम करते हैं, कुछ साथी जो है वो जो हमारा सीवर ड्रेन है उसकी सफाई का काम करते हैं, तो वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। हम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिलदारी कीन सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन, डून्स पीपल्स प्रोग्रेसिव क्लब व उत्तरांचल प्रेस क्लब का आभार व्यक्त करते हैं। तो त्रिलोचन जी, अब माइक आपके पास है तो आप कार्यक्रम को शुरू कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद कबीर जी। नमस्कार सभी को। मैं त्रिलोचन भट्ट हूं और पिछले कई सालों से 30-35 सालों से पत्रकारिता में हूं। सबसे पहले तो मैं आज यहां उत्तरांचल प्रेस क्लब में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ये जो संस्था है चेन्नई बेस्ड है, और साथ में भारतीय कचरा बेचक गठबंधन, दोनों संस्थाओं का मैं हृदय से आभारी हूं कि एक ज्वलंत मुद्दे पर इन्होंने देहरादून में ये कार्यक्रम रखा है। दरअसल होता क्या है कि हमने ये मान लिया है कि सफाई कर्मचारी ये एक बहुत छोटे लेवल का कर्मचारी होता है। समाज इसको बहुत ही उपेक्षित तरीके से देखता है, उसके साथ व्यवहार करता है। बहुत विषम परिस्थितियों में सफाई कर्मचारी को काम करना पड़ता है। शहर के लिए, किसी भी शहर के लिए सफाई कर्मचारी कितना महत्वपूर्ण होता है इस पे हम आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं। हम कल्पना करें कि हमारे शहर में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है तो हमारे शहर की स्थिति क्या होगी। और इस बड़े मुद्दे पर आमतौर पर बहुत फौरी बातें होती हैं या बातें होती ही नहीं है। लेकिन आज इन दोनों संस्थाओं के सौजन्य से ये जो कार्यक्रम यहां पे आयोजित किया गया है, 6 लोग जो सफाई के अलग अलग तरीकों से जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे इनसे ये जानने की कि ये इस काम में क्यों आए, किन परिस्थितियों में आए, और अब ये काम कर रहे हैं तो इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने काम में, इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। मैं कोशिश करूंगा इन लोगों से इनके मन की बात करने के, ये अपनी समस्याएं बताएं, किस तरह उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ निकले, ताकि ये दरअसल एक प्रोसेस है, हम समझ सके, हम सफाई कर्मचारियों की पीड़ा समझ सके, हम उनकी चुनौतियां समझ सके, और आइंदा हम सब, हमारा समाज इस दिशा में उनके महत्व को समझे और सरकारें इस तरह के कार्यक्रम बनाएं, इस तरह के योजनाएं, नीतियां बनाएं कि ये लोग आसानी से अपना काम कर सके और समाज में इनको जो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इनको अवश्य मिलनी चाहिए। मैं सबसे पहले अपने साथियों का परिचय करवाऊंगा। सबसे पहले विश्वनाथ साहनी जी नगर पालिका मसूरी में संविदा कर्मचारी हैं। ये संविदा कर्मचारी भी एक बड़ा कलंक है हम सब के ऊपर। तमाम सरकारें जो अब संविदा पे कर्मचारी रख रही हैं ताकि उनकी ज्यादा जिम्मेदारियां सरकार को न लेनी पड़े। तो विश्वनाथ साहनी जी हैं। विश्वनाथ साहनी जी मूल रूप से दरभंगा, बिहार से हैं। ये 1992 में देहरादून में आए थे, तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। कुछ समय ये देहरादून में रहने के बाद मेरी समझ से साहनी जी मसूरी चले गए थे, ऐसा ही हुआ था? कुछ समय देहरादून रहे, फिर आप मसूरी गए थे जी। यहां छोटी छोटी नौकरियां करते रहे और फिर इन्होंने कूड़ा बीनना शुरू किया। 20 साल हो गए हैं इनको कूड़ा बीनते हुए। अब इनका परिवार भी इनके साथ मसूरी में है। ये पेशे में एक अनुभवी व्यक्ति हैं और नगर पालिका मसूरी सफाई जैसे मुद्दों पे इनसे राय मशविरा करती रहती है, ये एक अच्छी बात है।
और ये चाहते हैं कि सफाई के जो तमाम काम, जो कठिन काम है, उनको मशीनों से किया जाए। ये साहनी जी चाहते हैं। रेखा साहनी जी हैं, आप दोनों शायद भाई बहन हैं जी। तो रेखा साहनी जी भी जाहिर है कि दरभंगा बिहार से हैं और छोटी उम्र में ही देहरादून आ गई थी। ये भी अब मसूरी में हैं और अपने तमाम पड़ोसियों के साथ ये भी कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं। अब इनकी शादी हुई है, 2 बच्चे शायद आपके हैं। अच्छा, रेखा साहनी जी का ये लगातार सुबह से शाम तक कोशिश करती हैं, लेकिन परिवार को ठीक से पालने में इनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये चाहती हैं कि कम से कम इतनी कमाई तो जरूर हो कि ढंग से परिवार का गुजारा हो जाए और बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें। अब दाहिनी तरफ है नन्हे शर्मा जी। ये हैं, ये नन्हे शर्मा जी बदायूं से 2008 में देहरादून में आए थे। ये बदायूं में ड्राइविंग का काम करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया, इनके पैर में चोट आई, ये ड्राइविंग के काबिल नहीं रह गए। यही हुआ था। और इलाज करने के लिए जो रॉड डलनी थी उसके लिए पैसे नहीं थे। ये देहरादून आ गए थे 2008 में और फिर यहां कोई काम नहीं मिला, तो ये सेप्टिक टैंक साफ करने का काम करने लगे, जो कि सफाई में सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा जान जोखिम में डालने वाला काम होता है। आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि सेप्टिक टैंक में इतने सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। ये आज भी हो रहा है, जब हम कह रहे हैं हम 21वीं सदी में और यहां पहुंच गए हैं। ये अब भी लगातार सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं और कहते हैं कि इस पेशे के कारण रिश्तेदार भी इनसे दूर हुए हैं, जैसे कि जाति वाली बात बार बार सफाई के काम में आती है। नन्हे शर्मा जी कहते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता है। कम से कम राशन और बीमा जैसी सुविधाएं तो जो लोग सेप्टिक टैंक में उतरने जैसा कठिन काम कर रहे हैं उन्हें अवश्य मिलनी चाहिए, ये नन्हे शर्मा जी कह रहे हैं। सुंदर जी हैं, सबसे लास्ट में बैठे हुए हैं। ये भी बचपन में ही बिजनौर से देहरादून में आ गए थे। पहले कुछ सालों तक ये मसूरी में रहे और फिर 18 साल से देहरादून में हैं। एक सरकारी ऑफिस में, राज्य सरकार का कोई ऑफिस है, उसमें सफाई का काम करते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं है, दिहाड़ी पे काम करते हैं। ये जैसे कि संविदा और दिहाड़ी ये सब सरकारें चला रही हैं आजकल, ताकि कम से कम खर्च करना पड़े, तो ये भी उसी के शिकार है। 17 साल की उम्र में इन्होंने सफाई का काम शुरू किया। सीवरेज सिस्टम में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने के ये एक्सपर्ट माना जाता है। घरों और संस्थानों में ये भी सेप्टिक टैंक साफ करने का काम करते हैं और इस गंदगी से, इस धुएं से, इस प्रदूषण से इनका रोज का सामना होता है। उन्हें उम्मीद है कि इनके बच्चे बड़े होंगे और पढ़ लिख के उन्हें इस काम से छुटकारा दिलाने में इनकी मदद करेंगे। सुंदर जी, गोविंद सिंह भाई हैं हमारे, ये भी बिजनौर से 2007 में देहरादून में आए थे। आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर लोग जो सफाई के काम में देहरादून में लगे हुए हैं वो प्रवासी हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ साथी, कुछ लोकल भी इनके साथ आए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर आप देहरादून में देखेंगे प्रवासी लोग हैं, यहाँ के लोकल बहुत कम हैं। गोविंद जी दून यूनिवर्सिटी के एक सार्वजनिक शौचालय में सफाई का काम देखते हैं और घरों में बाहर जो इनको काम मिलता है वो काम भी ये कर लेते हैं। ये आमतौर पे जो है सार्वजनिक शौचालयों की सफाई का इन्हें अच्छा अनुभव है। मेरे बगल में सुनीता जी हैं। सुनीता जी बचपन में ही ये भी बिजनौर से आई थी, अब ये मसूरी में हैं और घर घर कचरा इकट्ठा करने का काम करती हैं। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्टर जिनको बोलते हैं। और कचरे के उठाने के अलावा ये सड़कों की सफाई भी करती हैं सुनीता जी। तो ये हमारे 6 लोग हैं। अब हम इनसे मेरी समझ से बातचीत का सिलसिला शुरू करें। ऐसा करूंगा, मैं एक एक करके पूछूंगा तो आप जवाब देते रहेंगे ना, ऐसा ही करें ना। लेकिन क्या कहते हैं रेखा जी, बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस के साथ है। हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कहनी है, जो हमारी मन में, जो हम बातें कह नहीं पाते हैं कई बार,
हम कोशिश कर रहे हैं वो बातें आगे आए। आप लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आप लोग शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी समाज आपके कामों का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, तब भी आपको बिल्कुल छोटे स्तर का कर्मचारी माना जाता है। हम ये चाह रहे हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है हमारा। सबसे पहले रेखा जी को देखिए, आप कब आई थी शहर नमस्ते, में? मेरा नाम रेखा देवी। हाँ बट चालू है, आप बोलते रहे। रेखा देवी है, हमारे 20 साल हो गए यहाँ आते। देहरादून पहले रहते थे हम लोग जी पूरा फैमिली के साथ। उसके बाद थोड़े दिन के बाद मसूरी सेटल हो गए, शादी हो गए तो हमारे बच्चे 5, पूरा फैमिली हम रहते हैं मसूरी में। और पूरा जब हम पहले हमारे पति दिहाड़ी मजदूरी करते थे तो हमारा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी धीरे धीरे हमारे जब मुश्किल हल नहीं होने लगे तो हम अपने काम कूड़ा चुकने के काम करने लगे। तो कूड़ा चुकते चुकते थोड़ा कभी थोड़ा कम कमाए, थोड़ा ज़्यादा कमाए, फिर भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमारे लोग। आपने सीधे कूड़ा बीनना शुरू किया कि कुछ और काम भी ढूंढा? नहीं, पहले हमारे पति पुताई के काम करते थे। पुताई का काम करते थे। जी तो आपने अपने लिए कोई और नौकरी जी। ढूंढी? जब नहीं, कुछ भी नहीं ढूंढे। जब ढूंढने जाते थे कोई काम ही नहीं मिलते थे। तो आपने कचरा बीनने का काम भी क्यों शुरू किया? इसमें क्या- क्योंकि उसमें सुविधा पड़ गया। कचरा चुन के लाते थे थोड़ा बहुत, तो उसको छांट छूट के बेचते थे, तो उसको घर का खर्च निकल जाते थे उसमें। तो इसीलिए हम कूड़ा का ही काम शुरू कर जब शुरू लिए। किया था आपने ये काम, तो आपकी उम्र क्या रही होगी तब? उम्र जब हमारे 10-12 साल थे, जब हमारे माँ बाप यहाँ लाए थे 10-12 साल से ये काम जी, कर उस टाइम भी कूड़ा चुकते थे। जब हमारे शादी हो गए तो हमारे फैमिली में फिर पूरा घर नहीं चले, तो फिर भी हम कूड़ा का चुकने के ही काम करने लगे। तो आप कभी कभी अपने गांव जाती हैं? मूल गांव जो आपका है बिहार कभी कभी जाते हैं, जैसे दरभंगा जी, से? जी कभी शादी हो गए, जी। कभी पूजा हो गए, उसमें जाते। हमारे ससुराल का पूरा फैमिली ही गांव में रहते। अच्छा, जब वहां से आप वापस आते हैं जी, तो यही काम मिल जाता है या यही काम करने लगे। हाँ, आपका तो अपना खुद जी, का काम अपना है, तो- काम है। जी, जी, जब मर्जी होते तो काम करने जाते, नहीं मर्जी होते तो नहीं जाते। जी जी अगर जैसे थकान से देह में आ गए तो हम बैठ भी सकते हैं। अगर नौकरी है तो उसमें किसी से मांगने तो जाएंगे मतलब तो आपकी एक तरह से नौकरी नहीं है और जी। आपके ऊपर कोई ठेकेदार भी नहीं कोई है। भी नहीं। तो आप अपना खुद करते हैं, अपने खुद बीनते हैं और खुद बेचते हैं उसको। जी। तो कितना दिन में करीब क्या मिल जाता सुबह जाते हैं 5-6 बजे, है? जी। तो 10-11 बजे घर आ जाते, 10 बजे तक घर आ जाते। कितना रोज का कितना हो जाता है? हो जाते दोनों टाइम में तो 600-700 रुपये बन जाते हैं 600-700 रुपए बन जाते हैं। दोनों टाइम। अगर दोनों टाइम जाए तो, अगर एक टाइम जाएंगे तो 200-300 रुपये बन जाते हैं। मसूरी में आपका अपना घर है? नहीं, किराए के। किराए का घर जी। है? किस तरह की बस्ती है वो? झुग्गी बस्ती है या पक्की बस्ती है? किस नहीं, तरह की? पक्के मकान है। पक्के मकान है। आपके जो पड़ोसी वगैरह हैं जी, पड़ोसी वगैरह भी किराए पे है सब। किराए पे जी। हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है? अच्छे, कोई वाल्मीकि वगैरह है और कुछ हम अपने हैं सब। आस पड़ोस तो वाल्मीकि है, इधर भी वाल्मीकि के घर है, इधर भी है। विश्वनाथ जी को दे दीजिए, मैं आपसे पूछूंगा। आपको कितने साल हो गए आए? सर मुझे आए हुए हो गए 1991 तो में। थोड़ा नजदीक कर दूँ। 1991 में आए थे। जी। आप लगा लो सर 31 साल हो गए हमें। तो यहाँ आके आपने जो है सीधे पहले तो सर मुझे टाइम लगा इसमें, जी इस काम में तो सर समझने में ही टाइम लगा। जी पहले जब मैं काम शुरुआत किया मसूरी देहरादून में, तो देहरादून में काम किया तो पहला दिन हमारा ये था, जब हम ये कबाड़ चुकने गए तो अजीब सा लगा। अजीब सा ऐसा लगा कि जैसे मैंने कौन सा गटर में घुस गया। परंतु क्या करें, मजबूरी था, जी। गरीबी का सामना करना पड़ा। तो जब आप यहाँ आए थे जी। तो आपने कोई और नौकरी नहीं ढूंढी? नहीं ढूंढना था, मैंने बहुत नौकरी किया, मैंने मजदूरी किया, ये दिहाड़ी मजदूरी किया, उसके बाद ये रोडों में काम किया, सीमेंट का काम किया, अच्छा। कई प्रकार के काम किए हमने। तो फिर इसमें आने का कारण क्या था, क्यों आए आप? फिर कारण ये था कि इसमें यह है कि इसमें थोड़ा पैसे ज़्यादा है। अच्छा। जो काम हमारा है, हमारा तो काम ऐसा है कि खरीदना भी है, बेचना भी है लोगों से। पहले तो अपना काम किया हमने 10 साल तक, अपने आप उसे समझने का कोशिश किया, समझे। फिर 10, 15, 20 आदमी को जोड़े हम अपने तरफ जोड़ के उसे भी सिखाए कि भैया इसमें जो हमारे ये जो बोतलें हैं इसको कैसे करना है और कैसे बेचना है, सिखाए। तब जाके इस मुकाम पे अभी है कि तो अपना खुद का दुकान है, खुद को काम करते हैं। और हमारा नगर पालिका परिषद मसूरी
हमारा सहयोग देते हैं। और उनमें फिर 1912 में मैंने जॉब लगाया उसमें, 2012 में। 2012 में। जी जी। 2012 से मैं वहीं हूँ नगर पालिका संविदा में। आप संविदा में हैं। जी। तो वहाँ पे नगर पालिका मसूरी में आपको परमानेंट करने की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं सर, अभी तो 8-10 साल हो गया, कोई मतलब ही नहीं कि वो हो जाए। अब इसी बात पे चल रहा था कि एक दिन का अब्सेंट करो कि जो, ताकि ये परमानेंट ना तो हो। मतलब अच्छा, एक दिन वो आपको वो कर लेंगे। हाँ, गैप दो कि ताकि गैप दे परमानेंट ना हो। तो वेतन कितना मिलता आपको? वेतन सर पहले शुरुआत में 4500 4000 था। धीरे धीरे कभी 7000 हुआ, कभी 8500 हुआ, अब टोटल 9500 हुआ। अब जाके 15000 पे है, प्लस PF कट के। तो 15,000 में तो गुजारा नहीं होता होगा, जाहिर सी जी बात नहीं है। सर। तो क्या करते हैं फिर आप? मैं सर ये फिर अपना पट्टे का जो हमारा कबाड़ी का दुकान है, वो उसमें जुड़े हुए हैं, वो काम करते हैं। धन्यवाद, फिर से आपसे बात करेंगे। तो सुनीता जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सफाई के काम में आपको क्या लगता है कि महिलाओं को, महिला होने के नाते आपको वो सम्मान मिल पाता है जो आम महिलाओं में और सफाई कर्मचारी महिलाओं में? कोई फर्क दिखता है आपको? नहीं, ठीक है। सम्मान मिलता है कुल हाँ मिला के। और जो आप कमाती हैं, तो कमाई आपकी संतोषजनक है या कम है? गुजारा हो जाता है? कम तो है लेकिन ठीक है। चल जाता है आपका हाँ काम। जी। बच्चे आपके कितने बच्चे आप? मेरी शादी नहीं हुई अभी। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई आपकी हाँ अभी? जी। तो आगे क्या विचार है? शादी करने के बाद भी आप इस काम को करेंगे या ये सोचते हैं आपकी हम काम बदल लेंगे, कुछ और करेंगे? नहीं, फिलहाल तो कर रही हूँ, कुछ अच्छा काम मिलेगा तो करेंगे। अच्छा, फिलहाल तो कूड़ा बेचने का आप हाँ। काम कर रही हैं। और यहाँ पे किसके साथ रहते हैं आप? मेरे भाई और भाभी है, उनके साथ में रहती हूँ। भाई और भाभी के साथ। तो घर आपका अपना है भाई का नहीं, या किराए का है। किराए का है। कौन सी बस्ती में आप? झुग्गी बस्ती है या पक्के मकान है वहाँ? नहीं, पक्के है। पक्के मकान। आपके आसपास के जो लोग हैं हाँ जी। उनका बर्ताव कैसा आपके साथ? बताओ, ठीक है, अच्छा है। ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे। नन्हे जी, हाँ जी, आप सुनाओ। अब आप मुझे ये बताओ हाँ बताओ। कि आपको अपने काम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता मेरा कोई परेशानी नहीं है, है? जी। न मौत से डर, जी। न जिंदगी डर। अच्छा, कब आए थे आप? 2008 में। 2008 में। तो यहाँ आके आपने सीधे सफाई का टैंकर पे टैंकर पे ही, आपने और काम क्यों नहीं किया? क्या करता, ये तो पैसा बढ़िया है, जिंदगी कम है। तो बिजनौर में नहीं, नहीं। बदायूं में, सॉरी, बदायूं में आप ड्राइवर थे, है ना? हाँ, सहसवान चंद्र थी। अच्छा, मैं काम करा 20 साल। ठीक। जब डीजल था 3.5 लीटर। अच्छा, बताओ, तो वो काम ज्यादा ठीक था कमाई के काम बढ़िया है, लेटे साहब करने का। माइक थोड़ा नजदीक करके, नजदीक करके। अच्छा तो आप सबसे पहले सेप्टिक टैंक में कब उतरे थे, याद है कुछ? जी। कैसे उतरे थे, ये उस दिन की कहानी बताओ आप हमें जरा। एक लड़का बोला, मैं संकाल लौंडा वाल्मीकि, बोला भाई एक टैंकर साहब करना है, मैं कर दूंगा जी। बोला क्या क्या लगा? भाई 500 रुपये। ठीक। टैंकर था 80 फुट गहरा, अच्छा। उसमें मर गया कुत्ता अच्छा। पटेल नगर में। वो कुत्ता निकाला बस मैंने पहले दफे। तो उस समय जब आप टैंक में उतरे, कोई आपके पास जो जैकेट होता है, सेफ्टी जैकेट वगैरह वगैरह था या सीधे ऐसे उतर गए, कपड़े उतार साड़ी के? बांध गए और रस्सा बांध के उतरा। तो आप लगातार सेप्टिक टैंक की सफाई करते जी। हैं, तो डर नहीं लगता उसमें? डर तो होने लगा, इनके बच्चे होंगे जी। यहाँ एक अल्लाह बैठा बस, अच्छा, शादी वादी नहीं किया आपने? कोई नहीं है, नाम आपने बता दी कुछ नहीं। ठीक। अच्छा, आपको जो है जाति को लेके क्या समझते हैं? आपकी सफाई कर्मचारी हम मानते हैं कि केवल सब मेरे दोस्त हैं यहाँ के, इतने भी वाल्मीकि हैं। जी। संजय कॉलोनी में, चक्कू मोहल्ले में। क्या अच्छा, न जाति को लेके आपको कभी समाज में कोई नहीं, मेरी कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से। अच्छा मैं दुनिया लगे। ये ठीक है आपका। अभी मेरा काम करा हाँ। रायपुर संतान में, ठीक। पूरे लॉकडाउन वहीं लात उठाई।
तो आप अपने गांव बदायूं कब से नहीं गए? क्या करता है आके? एक भाई है, वो बोलता ना है अच्छा कि भाई मैं खाता सुअर, अच्छा, इसलिए तुम अपनी जिंदगी काटो, मैं अपनी जिंदगी काट रहा। ठीक। आप कब आए थे देहरादून? 20-25 साल हो गए सर। 20-25 साल हो गए। बचपन में आए थे सर। अच्छा, तो अभी आप जो है, आप माइक को मुंह पे रखें ना। हाँ। बताओ सर। 20-25 साल हो गए। हाँ जी सर। तो आपने यहाँ आके जो है सीधे सफाई का काम शुरू किया या कुछ और नौकरियां भी ढूंढी? सर मैं पहले काम सीखता था, गाड़ी का काम करता था मैं। गाड़ी का काम, जी उसके बाद सर मेरे मेरे मैं यूनिवर्सिटी में ना सर जी नौकरी लगी। जी। फिर मैं उसके बाद फिर मैं बाहर भी काम करता हूँ। यूनिवर्सिटी में नौकरी आपको किस चीज की मिली थी? सफाई सफाई की मिली थी जी। सर। दोनों यूनिवर्सिटी दून में? यूनिवर्सिटी में। जी। फिर मैं सर बाहर भी काम करता हूँ, अच्छा। नैन का सबका काम करता हूँ। अच्छा, दून यूनिवर्सिटी में आप बाथरूम बूथरूम का सफाई का सबका काम। सफाई कर्मचारी हैं? सफाई तो कर्मचारी। जो वहाँ का सार्वजनिक शौचालय जो इसमें लिखा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है आपकी हाँ जी सर। उसमें? हाँ जी सर। तो ड्यूटी आवर कितने होते हैं आपके? ड्यूटी ड्यूटी के घंटे कितने होते हैं, कितनी देर काम करते सर हमारा सुबह है 7 बजे से है जी। 2 बजे तक है सर, 7 से 2 है। हैं? तो आपको वेतन इतना मिल जाता है कि गुजारा हो जाए या कुछ और करना पड़ता है आपको? सर कुछ और करना पड़ता है, बाहर प्राइवेट काम चलता है सर मेरा। अच्छा, उतने में कहाँ गुजारा होगा सर। ठीक। और आप रहते कहाँ पे हैं? सर मैं यहीं पे रहता हूँ करमपुर में ना, पीछे पीछे जो बस्ती है वहाँ मतलब यहीं पे करमपुर में रहता हूँ। करणपुर में हाँ रहते हो? सर। अच्छा, यहाँ करणपुर में। तो कैसी बस्ती है आपकी? झुग्गी बस्ती है या वो है वहाँ पे पक्के मकान है? किस तरह की बस्ती है वो? सर है तो घर ही सर मेरा, ठीक ठाक अच्छा, अपना घर है। तो पड़ोस में कौन कौन लोग रहते हैं आपके? मतलब अपनी अपनी कास्ट के लोग रहते हैं। अपनी कास्ट के, मतलब ऊंची कास्ट, कथित ऊंची कास्ट होती है, उसका कोई? नहीं सर, सब एक ही उसके हैं, तो एक ही क्लास के हैं। जब आप समाज में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको, खासकर जाति को लेकर? सर कभी कोई ऐसा हुआ कि कभी आपने महसूस किया हो कि यार ये तो जाति को लेकर मेरी इंसल्ट हुआ? हाँ सर यही होता है बस सर, थोड़ा हम सफाई करते हैं तो थोड़ा सर फील होता है थोड़ा। हाँ। ये होता है कि हम क्या सफाई करते हैं, ये वो सर देखना पड़ता है। मतलब- काम सीख लेते कुछ और, जी। कुछ और काम करते तो शायद हमें तो ये लगता, मतलब महसूस होता है कि अच्छा होता हम और काम करते इससे और बढ़िया, काम कर लेते, यही जब होता है। लोगों का वो देख के, हाँ जी सर। है ना? हाँ कुछ और काम करते, कुछ हमारी अच्छी सैलरी होती सर। जी जी। ये है सर, अब 10-15 हज़ार में सर कहाँ गुजारा हो, फिर मैं डबल नौकरी करनी पड़ती है। हाँ हाँ। 8 घंटे की ड्यूटी वहाँ यूनिवर्सिटी में करता हूँ तो सर। आप कह रहे थे कि वो गाड़ी तो वो क्यों नहीं किया फिर वो काम? सर घर की कंडीशन उस टाइम पे थोड़ी वो थी ना, गरीब थी, हाँ तो इस वजह से मैं गाड़ी का काम कर रहा था। और स्कूल पढ़ता था ना मैं सर। हाँ हाँ। स्कूल के बाद मैं जाता था अच्छा, गाड़ी का काम सीखने के लिए। तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? सर 4वीं-5वीं तक करी सर। उसके बाद क्यों छोड़ा? घर में सर मजबूर था ना सर थोड़ा, घर की परिस्थितियां ठीक घर है। की परेशानी से छोड़ दिया। जी जी। और आपने ये सफाई का काम जब शुरू किया, जी। तब क्या थी आपकी उम्र, क्या थी तब? उम्र सर उस टाइम थी 10-12 साल उम्र थी, तब से मैं यूनिवर्सिटी में लग गया था सर। अच्छा, 10-12 साल में पहले छोटा मोटा काम किया होगा फिर? स्कूल टाइम में सर प्राइवेट काम करता था मैं, अच्छा, उसके बाद सर मैं यूनिवर्सिटी में लग गया था। जब आप घरों में जाते हैं सफाई करने, तो वहाँ कैसा व्यवहार होता है लोगों का? सर यही होता था, बस यही दिखता था कि हम कूड़ा वूड़ा उठाते हैं सर, और मतलब लोग बड़ी ऐसी नजरों से देख रहे हैं? देखते हैं सर, फिर कुछ भी बोल सकते थे, जो भी बोलना था वही करना था हमने सर। ये है सर। चलो, सुंदर जी को आपका हेलो। हाँ, सुंदर जी का हेलो। हाँ, आ रहे हैं। हाँ जी सर, जितने भी बैठे हुए हैं सदस्य, सबको पहला मेरा प्रणाम हाथ जोड़ के। सर जब मैं यहाँ देहरादून में, पहले मैं मंसूरी में था, तो मैंने अपना स्कूल में अपना कार्य करा था। उसके बाद मैं वहाँ से मंसूरी से जब वापसी इधर आया, कुछ बोलचाल हो गई थी मैडम से, और बोलचाल भी नहीं, मैं छुट्टी जा रहा था, मैडम बोले नो छुट्टी तुम जाएंगे नहीं। मैंने मैडम ऐसे मेरे भाई की तबीयत खराब है, 4 दिन लगते हैं, 1-2 दिन आने के, मंसूरी से जाएंगे बिजनौर, तो 1 दिन जाने का हो गया, 1 दिन आने का हो गया। जी जी जी। तो मैडम ने ये जवाब दिया, तो जब तुम्हारा भाई मर जाएगा तब आप जाएंगे। मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैंने तुरंत फेंक दी वहाँ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, भाई का क्या मतलब है, जो कहना मुझे कहो।
ऐसे तो कोई मतलब नहीं है थोड़ा मैं आपसे पूछता जी। तो मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी हूं, मेरे सवाल का जवाब देना है। जी। आप जब यहाँ आए थे, बिजनौर से आए थे, आप कितने साल हो गए होंगे? मेरे करीब यहाँ पे उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड नहीं बना था, मुझे 30 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा जी। तो आप मसूरी में रहे पहले? 15 साल मसूरी में रहा। 15 साल मसूरी में रहे और अब देहरादून में हैं, हाँ और यहाँ पे आप नौकरी करते हैं? जी। पहले मैंने नौकरी नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिली थी। पहले मैं ऐसा हुआ जैसे कि आप बोले यार ये मेरे साथ चल लो, थोड़ा काम करना, लैन खोलने, तो हम तो शिकायत तो है नहीं थे। अब आपने बता दिया नो ऐसा नहीं है, ऐसा करना है, तो हम सीखते रहे धीरे धीरे। आपने पढ़ाई देखिए सर, पढ़ाई नहीं की मैंने। पढ़ाई नहीं कर पाए, घर की परिस्थिति? पढ़ाई नहीं कर पाए। हमारे घर में बहुत तकड़ी मजबूरी थी। हम फिर किसानों में काम किया। मुझे अनाज मिलता था 6 महीने में 5 धड़ी। अच्छा। 6 महीने में जो फसल आती है, जो 6 धड़ी अनाज मिलता था मुझे। तो अब लगा लो किस हिसाब से वो दिहाड़ी चल रही थी। तो सफाई के काम में आने से पहले आपने कुछ और काम ढूंढा? दिहाड़ी करी मैंने, दिहाड़ी करी। दिहाड़ी मतलब किस तरह का काम? सीमेंट मिस्त्रियों के साथ में। अच्छा। जब मैं देहरादून आया हूँ तो मैंने पहले मिस्त्रियों के साथ में 110 रुपए की दिहाड़ी करी है यहाँ पे। अच्छा। सुबह जाना, सांझ को 5 बजे मुझे अपना छोड़ कर। तो ये काम छोड़ के, जो दिहाड़ी वाला ये काम था, रेत बजरी वाला, मिस्त्री के साथ वाला, उसको छोड़ के जब आपने सफाई का काम शुरू किया? हाँ, जब मैंने सफाई का काम शुरू करा, मुझे एक बेचारा कोई अच्छा इंसान मिल गया, जैसे आप बैठे हुए हो। अच्छा। जैसे कि सर बैठे हैं, सर ने बोल दिया नहीं यार एक जगह नौकरी है, आप करना चाहो तो सुंदर जी कर लो। तो हमने वो बोला सर तो अंदर क्या चाहता है, अंदर क्या चाहता है, 2 नैन चाहिए ना। तो हम तो जो है जब दिहाड़ी मिल रही है तो चलो कर लेते हैं। तो बेचारा ने मुझे जो है यहाँ पे सरवा चौक पे काम पे लगा, देश भर राज्य परिषद में। जब आपने काम शुरू किया जी, ये सफाई वाला काम, सफाई वाला। तब कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र उतने टाइम 40 के आसपास होगी। 40 साल में इतनी देर में शुरू किया आपने ये काम? जी। जगह जगह घूमा मैं, काफी घूमा। अच्छा। नौकरी मतलब जगह जगह करी, और जब जहाँ लोग प्राइवेट नौकरी मिलती रही, सरकारी जॉब की भीतरी जॉब वो करी, कहीं नहीं मिली। तो इस काम को सीखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई कहीं? नहीं, ऐसा तो ये झाड़ू का काम मैंने बिजनौर में, रोजबेड़े में भी बहुत किया जी, काफी किया मैंने। तो काम जब सीखा मैंने बड़े हिसाब से सीखा। देखो मैंने आपको वही बता रहा था, जब इंसान बाहर आता से माँ के पेट में काम कोई नहीं सीखता, बाहर ही आके सीखता है। देखिए, तो हमने अपना धीरे, जैसे कि आप ये कर रहे हैं काम, तो हम भी ये देख रहे हैं यार ये इस ढंग से काम कर रहा है, तो मैं भी इस ढंग से सीखूं। तो ऐसे सीखते सीखते हमने जो अपना झाड़ू का काम में आ गए। तो यहाँ पे परिवार के साथ? हाँ, मेरे साथ परिवार है। कितने बच्चे आप? मेरे पास 4 बच्चे साहब। तो बच्चों का पालन पोषण हो जाता है इस काम से? जी देखिए, जब हम प्राइवेट काम नहीं करें, लैन मून नहीं खोलने, अभी मैंने आपसे तय कर लिए 500 रुपये चाहिए, हमने 10-15 मिनट में वो लैन खोल दी, हाथ डाल रहे लैटरिन में, हमने वो खोल दी, तो आप क्या करें, अरे यार तूने 10 मिनट में इतनी देर में तू 500 रुपये मांग रहा, ये ले 200 रुपये। जी। अब मजबूरी है तो करनी पड़ रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़की मेरी कॉलेज कर रही है, लड़के ने 12वीं कर दी मेरे। जी, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो किराए पे मैं रह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं किराए पे रह रहा हूँ। किराए पे रह रहे हैं? जी हाँ। कौन सी, कहाँ पे रह रहे हैं आप? मैं दीपनगर में। दीपनगर में? जी। तो वहाँ दीपनगर में तो सभी जातियों के लोग हैं मेरे समझ से? जी, दीपनगर में हर जाति के लोग हैं मेरे समझ से। हाँ, उसमें तो मिलावट है। आस पड़ोस वालों का व्यवहार कैसा है आपके साथ? बहुत बढ़िया सर, ठीक रहते हैं? देखिए, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि या जाति की वजह से लोग हमारे साथ कुछ? एक बार होया था ऐसे जी, इसमें उत्तराखंड में जाति का हिसाब होया था। तो अभी मान लो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक, लिखाया, आपसे कर्जा लिया, लोन लिया, कुछ लिया, बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, तो मेरा बच्चा हमारा कुछ, हम तो कर ही रहे हैं गंदा काम, मतलब बच्चे जरा थोड़ा आगे बढ़े। तो अभी एक बार होया था, अभी मेरा लड़का है मान लो सफाई के काम में है, और उसे पद मिल रहा कोई दूसरा, तो उस पद को सारा रोका गया। नीचे जो वही किस्सा है, जो नाली का जो कीड़ा होता है ना, वो नाली में रहे, वो बाहर नहीं आए निकल के। ये मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपको जो मौके मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए आगे बढ़ने की, वो आपको नहीं दिए जाते हैं, नहीं मिले, कारण जातिगत वजह से। ये अभी मेरी लड़की ने भर्ती मारी थी होमगार्ड की जी, पूरा स्लॉट नंबर ले गई, सब जगह पास हो गई, 2 मिनट में बाहर कर दिया। तो बताइए क्या करा जाए गरीब आदमी। तो बच्चों को तो हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो किस काम का पढ़ाई लिखा? उनने तो फिर बर्तन ही धोने, कि अपना कूड़ा बीनना, क्या झाड़ू पोछा करना घर में, शादी कर देंगे,
तो घर में झाड़ू पोछा ही करेगी और तो कुछ नहीं करेगी। तो चलिए, पढ़ा मैं लिखा के क्या करा जाए। चलिए मैं फिर से आपके पास आता हूँ, फिर मैं एक बार रेखा जी के पास जाऊंगा। आपको लगता है रेखा जी कि आप जो काम कर रही हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको पता है? जी लगता है आपको कि हम बड़ा काम कर रहे हैं? हमें तो नहीं लगता। दुनिया वाले तो कहते हैं कचरे चुनने वाले बहुत गंदे होते हैं, गंदे काम कर रहे हैं। लेकिन अब लोग तो कहते ही हैं, जी लेकिन आप क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं हम अपने काम कर रहे हैं, हमें अपना कोई काम बुरा नहीं लगते। जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकारी योजनाएं हैं, जी उनमें से किसी योजना का लाभ मिला आपको आज तक? नहीं, कोई योजना नहीं। आपका कोई बीमा वगैरह कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? आप ले लीजिए जरा विश्वनाथ जी, आपको मिला किसी सरकारी योजना का लाभ? आप तो वैसे भी सरकारी उसमें नहीं सर, अभी हमारे अध्यक्ष साहब बोले थे कि अभी एक मशीन दूंगा अच्छा कि उसके लिए आपको सुविधा होगा कि ताकि आपका जगह भी बच जाएगा। जी और प्रश्न मशीन दूंगा तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे बोतलें है, बिस्लरी है, वो पिचक के वो बंडल बन के अच्छा, छोटा हाँ। हो जाएगा और जगह आपको बच जाएगा। आप थोड़ी जगह में काम कर लेना। लेकिन साहब अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। और साधन ये है कि हमारे पास अगर जितने हम 10, 20, 30 आदमी काम करने वाले हैं यहाँ हमारे डेस्क स्पीकर में, जो कचरे चुकने वाले हैं, कबाड़ उठाने वाले, उनके तो सुविधा आज तक तो हुआ ही नहीं। बल्कि मोहल्ले वाला ये सोचते हैं कि कब को यहाँ से ये कबाड़ी लोग ये यहाँ से निकल जाए और यहाँ पे कुछ ना हो। अच्छा, यहाँ पे कब्जा कर ले या अपना कोई? कब्जा क्या कर ले कि वो आए दिन परेशान करते हैं वो। अच्छा नजक साहब बोले थे कि मैं दूंगा, मशीन दूंगा आपको, विश्वनाथ जी को एक मशीन दो, आप वो चलाएंगे, नगर पालिका ही साहब बोले थे। लेकिन अभी तक तो मिला ही नहीं सर। अगर वो मिल जाता तो बहुत बड़ा कष्ट दूर हो जाता। ठीक है। आप ले रहे हैं किसी सरकारी योजना का लाभ? जी तो पहले आपका राशन कार्ड है? राशन कार्ड नहीं है, मेरी मम्मी पापा का है ना? हाँ जी। आपका नाम है उसमें? हाँ जी आपका नाम भी है उसमें, मतलब राशन कार्ड तो है। हाँ तो जी। कितना राशन मिल रहा है आपको? मिल जाता है 8-9 किलो। तो उससे गुजारा हो जाता है या नहीं, बाजार से लेना बाजार पड़ता से लाना पड़ता है? यानी कि राशन आपको इतना मिल रहा है कि आपका गुजारा उसमें नहीं हो नहीं पा रहा है। होता। कोई और सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बीमा तो आपको, आपका मेरे समझ से होगा भी नहीं। बीमा तो है मेरा। बीमा है? हाँ जी, ये खुद ही किया होगा ना? मैंने खुद ही किया है। तो ये LIC की बात कर रहे हाँ हो? LIC किया होगा। हाँ, मतलब कोई जो है इलाज वाला बीमा इस तरह का कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। धने जी, आप ले रहे हैं किसी योजना का लाभ? हाँ जी, किसी योजना का लाभ ले रहे हैं आप? मेरा कोई लाभ नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से लाभ है बस। राशन कार्ड है आपका? कोई नहीं, बीमा वगैरह तो आप सेप्टिक टैंक में उतरते हैं? कोई नहीं है। कुछ नहीं है, मतलब जिंदगी हर समय दांव पे रख के आप काम कर रहे हैं? अकेला इंसान क्या कर रहा है? जी, अकेला इंसान कर रहा है क्या? खा पियो पियो दारू और सोया बस। बात नन्हे जी अकेले की नहीं है ना, जिंदगी तो आपकी भी है। अकेला होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। ऐसा है ना सर, क्या इंसान फिक्र जो करता है इसके बच्चे पीछे हूँ, मेरे से कोई नहीं है। अच्छा, अकेले अपनी जिंदगी शांत से जो शांत से मरो। ठीक ठीक, गोविंद जी को देना जरा। आपको मिल रहा है किसी सरकारी योजना का लाभ? सर हमें तो कुछ नहीं मिलता, हमारा खाली फंड फंड ही करता है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है सर हमारा। अच्छा, उसमें इतना मिल जाता है कि परिवार का कितना परिवार है आपका? परिवार है सर, मम्मी है, भाई है, मिसिस है, और बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। हाँ आके कितने? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ है सर हमारा, राशन मिलता है। राशन पूरा पूरा मिल जाता है? पूरा महीने का हो जाता है? पूरा महीने का क्या होता है सर, हम लोग अपने पास से लेना पड़ता है राशन रूसन। अच्छा, और बीमा आपका है कोई? नहीं सर, बीमा उमा कुछ नहीं है, बस थोड़ा फंड फंड से ही कटता है। जो वहां से कटता होगा, वहीं से ही कटता है। यूनिवर्सिटी में जो फंड कटता होगा, बाकी बीमा वगैरह आपका कुछ नहीं है। सुंदर जी को देना जी। सुंदर जी, जी सर, आपका कोई बीमा है? बीमा नहीं है सर। हम्म, एक LIC खुलवाई थी, वो भी बंद कर दी। जी, क्यों? कोरोना में तनख्वाह टाइम पे मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से वो हमारी बंद हो गई। 30,000 रुपये जमा करे, जी। बाकी बंद हुई पड़ी है। अब तो सोच रहे हैं जो कहीं से होगा तनख्वाह, सैलरी टाइम पे आ जाए तो उसे जमा करने की सोच रहे हैं।
और राशन कार्ड वगैरह है आपका ना? राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, और क्या बोले वो क्या बोलते हैं उसको, ये सरकार क्या जो कार्ड बनते हैं जी जी जाति के, हाँ अच्छा, जाति प्रमाण पत्र, हाँ जी, मोहन निवास भी है, कहिए सब कुछ है, क्यों हमने गांव में हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, जब हम बाहर आ रखे हैं तो हम गांव तो एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें आपने अप्लाई किया था? उसमें हाँ मैंने निगम में करी थी एक बार। हाँ निगम में ही था। निगम में करी थी, 6 लाख का जो लोन दे रहे थे। हाँ तो वो साहब वो 6-7 साल 8-10 साल हो गया है, वो आज तक तो वो अभी तक तो मिला नहीं मिला। जी जी, ये गोविंद भाई आपने किया था उसमें अप्लाई, प्रधानमंत्री आवास योजना में? हाँ सर, उसमें तो घर वालों ने करा होगा, मैंने तो नहीं करा सर। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा किराए का मकान है या अपना है? अपना ही है सर। अपना है? हाँ जी सर। अच्छा, तो उस मकान को भी जो है ना ठीक ठाक बनाने के लिए इस योजना में व्यवस्था है। यस सर। आपका पक्का मकान है अभी? हाँ सर है, तो मतलब पक्का ही है सर। अच्छा, तो आपने उसमें किया नहीं? उसमें नहीं किया सर, हमने अपने पास ही लगाया जो भी पैसा लगाना था। जरा नन्हे भाई को दिया जाए माइक। आप मतलब रहने का क्या है आपका? सरकारी तरफ रोड बन रखा है, आराम से हो। सरकारी बस रोड पे हैं आप? जी। अरे तो आप उसमें रैन बसेरा है उसमें भी नहीं जाते हैं? वहाँ मांगते हैं आईडी, कोई प्रूफ नहीं है रही का। अच्छा, आपके पास आईडी भी नहीं है? अच्छा। कोतवाल जानता है यहाँ का? कितनी पहला कोतवाल वो जानता है। हाँ। और अबर राणा दीवान वो जानता मुझे। ठीक। और मिथुन है इंचार्ज, हाँ वो जानता मुझे कहाँ नन्हे शर्मा क्या है। ओहो, ये तो आपके साथ तो बड़ी विडम्बना है। देखिए मतलब इनके पास न तो घर है और न कोई सरकारी योजना हो तो कोई मतलब ही नहीं, और आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है? कोई यूपी का कोई नहीं, कुछ नहीं। तो आपने आधार कार्ड बनाने की कभी कोशिश की कि मेरा आधार कार्ड बनाओ भाई? मैंने अपने भाई से कहा, मैं भाई आईडी बनवा दे। वो बोला कि भाई ऐसा है, आईडी में दे दूंगा अपनी, बनवा लो। मैं क्या बोला भाई अपना लाभ पहचान पत्र का नहीं, अगर मेरा होता तो मैं क्यों बनवाता लोगों को। ये भी एक बड़ी समस्या है कि तो मतलब भाई ने आपको आरडी दी, फिर आप बनाने गए क्या? पोस्ट ऑफिस। अच्छा। मैं हाँ भाई मैं आरडी बनवा दो मेरे भाई की आरडी पे। कि नहीं अपना लाओ। मैं क्या लाओ कि कोई लाभ प्रूफ, मैं प्रूफ होता तो अपनी बात नहीं आता। मैंने कर दिया भाई निकाल, बिना आईडी सही है। अच्छा, मतलब इनकी आईडी नहीं बन पाई। आपके पास है आईडी? हाँ जी। आपके पास आईडी है? हाँ। तो आपने जो है, आप तो किराए के मकान में है। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है एक, उसका बड़ा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, तो इसमें किया है माता पिताजी ने अप्लाई? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। अब आपका तो जो आपने किया है वो उसमें? नहीं सर। प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं सर। किसी में नहीं? नहीं। क्यों नहीं किया आपने? हमें पता ही नहीं है कि वो मिलेगा। अच्छा, ये भी है। हाँ। मतलब योजनाओं के हमारी मसूरी में तो नाम पता ही नहीं है जी, लेकिन वहाँ कौन देता है, किसी को पता ही नहीं कि देता है। एक बार मैं नगर में तो वो नगर पालिका में वो तो नगर पालिका में ही मैं समस्या कर रहा नगर पालिका में मैंने अप्लाई किया था जी, कागज भी वहाँ वो किया, दोबारा आया ही नहीं हो पाया। तो रेखा जी आपने भी नहीं किया? आप भी किराए के मकान पे हैं? जी। तो इस योजना में आपने भी नहीं अप्लाई नहीं किया? नहीं। और ये तो बस कहते किरदार को देते नहीं लोन। है जी, कहते किरदार को लोन नहीं मिलते ना, इससे किराएदार को नहीं मिलता जी, है। इसीलिए हम लोग ने भी नहीं कुछ किया। और आपके पास आधार कार्ड है? जी। आधार कार्ड है? जी, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी, राशन कार्ड भी। सब कुछ है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। जी। तो आपने पता किया था कुल मिला के? हाँ। मना कर दिया? मना कर दिया, करे जहाँ फॉर्म भर रहे थे वही मना किया या बैंक ने मना किया? नहीं, बैंक वाले नहीं मना किया। जहाँ फॉर्म यहाँ से फॉर्म भर गया था, बैंक में चला गया जी। था, बैंक वालों ने मना कर दिया हाँ। कि नहीं दे रहे। जी। इस योजना में दरअसल जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसकी बड़ी प्रचार प्रसार होता है, करोड़ों रुपए उसमें जाते हैं, लेकिन वास्तव में मैंने कई केस देखे हैं कि यदि नगर निगम नगर पालिका के स्तर पर वो पास कर दिए जाए तो बैंक वाले मना कर देते हैं।
गारंटी मांगते हैं, जिसके पास अपना कुछ नहीं हो क्या देगा, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। मेरी समझ से आज की बातचीत काफी कुछ हो गई। आप कोई इन लोगों से सवाल करना चाहेंगे? कोई सवाल इनके बारे में जानने के लिए? हाँ, स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य का कुछ लाभ मिल रहा है? कौन बोलेंगे? स्वास्थ्य के बारे में जो है दवाइयां वगैरह मिल जाती है सरकारी, इलाज के लिए क्या है आपका? नहीं, हमारे पास तो कोई इलाज के लिए दवाई नहीं आते। सरकारी अस्पतालों में ही जाना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में पैसे देते हैं या हो जाता है, क्या है? पैसे देते होते हैं, अच्छा, लगता है तब जाके दवाई होती है। सरकारी अस्पताल में कुछ तो बेसिक दवाइयां मिल जाती हैं, पैरासीटामोल। यदि कोई बड़ी बीमारी होगी तब क्या करना है? तब तो प्राइवेट में भागना पड़ता है। प्राइवेट में भागना पड़ता है। तो भी बगैर प्राइवेट से तो होगा ही नहीं। अगर नॉर्मल भी होगा तो सरकारी में आपको तो सर पता ही है कि यार ऐसा होगा तो ये होगा। तो आप तो नगर पालिका में हैं, आपका ESI कटता है कि नहीं कटता है? ऐसा ही करते हैं। ESI आपका तो फिर ESI में कवर हो जाते हैं। आप तो नहीं होते हैं ESI में कवर। आपका क्या है? आप कभी कोई हरी बीमारी कोई बात होगी तब क्या करेंगे? वैसे तो सरकारी में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ इतना बड़ा इलाज नहीं हो पाएंगे, आप प्राइवेट में जाओ। वैसे मसूरी में तो कोई एक ही अस्पताल है सिविल, उसमें जाओ तो उसमें तो अगर डिलीवरी के लिए भी जाओ तो कहते हैं यहाँ कोई डिलीवरी नहीं होते, जाओ डायरेक्ट देहरादून तुम ट्रांसफर कर देते वहाँ से। आप देहरादून जाओ। हमारे मसूरी में घर है तो वो भी एक मुश्किल ही है कि देहरादून हम लेके जाओ फटाफट, यहाँ कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार ने ऐसा बनाया नहीं यहाँ डिलीवरी के लिए, हम कहाँ रखेंगे, तो फौरन देहरादून ही भेज देते हैं। अगर बड़ा मुसीबत में हम अस्पताल भी गए वहाँ तो कहते हैं यहाँ कोई ऐसा दवाई है ही नहीं, मशीन नहीं है, तुम देहरादून ही जाओ, तो देहरादून ही भेज देते हैं। और आपके पास है कुछ इलाज का कोई, क्या है इलाज कैसे करवाते हैं? कोई बीमार हो गया तो पैसे देके ही कराते हैं। प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। आपका तो, आप कहाँ जाते हैं बीमार होते हैं तो? दूर हॉस्पिटल। दून हॉस्पिटल, वहाँ मिल जाती है दवाइयाँ? हाँ जी। अच्छा, और क्या कहते हैं गोविंद भाई, आपका तो ESI कटता होगा? सर हमारा ऐसा ही कटता है, पर सर उसमें बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, क्या आता है वो? कई बोलते हैं कि ये पेपर बना के ले आओ, वो करो, ये करो, 2000 तक की दिक्कत आती है सर। अच्छा, ये पेपर बना के ले आओ, मैं ट्रांसफर कराना पड़ता है, वहाँ से लिखवा के ले आओ, यहाँ से लिखवा के आओ। सर इतने में तो कुछ भी मरीज को कुछ भी हो जाएगा। हाँ। तो इसलिए सर हम ऐसा ही कोई यूज नहीं करते। मतलब आपका ESI हर महीने कट रहा है लेकिन आपको लाभ कुछ नहीं मिल पा रहा आपको। उसमें सर दिक्कत बहुत झेलनी पड़ती है। जी जी जी, ये है। हाँ। देना वो सुंदर भाई, आपका तो ESI कटता होगा? आपका भी नहीं सर, नहीं कटता है? तो इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? बस इलाज के लिए मतलब दीपनगर में डॉक्टर हैं बंगाली, इतना इधर आए, दूर में आएंगे, पर्ची कटाएंगे, फिर उस डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर उस डॉक्टर के पास वो कहेगा उससे नहीं खोगला उससे। एक बार मेरे घरवाली को डिलीवरी केस था जी, तो सर कम से कम उन्होंने मुझे चक्कर कटा दिए और उसकी हालत खराब हो रही, मार के मैं प्राइवेट अस्पताल में लेकर भागा। बड़ी महा मुश्किल से लड़का मेरा पैदा हुआ, बड़े ऑपरेशन से आया। दून वालों ने तुरंत ऐसा धक्के दिए मुझे, मैं जब से मैं दून में आना ही पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, तब से मैं दून में आना पसंद नहीं करता हूँ। इससे तो अपना प्राइवेट में चले जाओ, तुरंत हाथों हाथ इलाज होगा, हाथों हाथ भर्ती करेगा, पैसा तो महंगा जाएगा ही जाएगा। कहते हैं ना सरकारी अस्पताल में जाओ, सुविधा सब कुछ है, वहाँ धक्के खाओ, इस डॉक्टर से पर्ची कटा ली, इस डॉक्टर के पहुँच गए, वो कह रहे उससे लिखवा के लाओ, वहाँ जाओ, इससे बेकार है, इतना क्या मरीज मर लेगा। अच्छा, एक सवाल सबसे मेरा एक ये भी रहेगा कि आप मसूरी में रहते हैं, आप तीनों मसूरी में रहते हैं, तो इस शहर में रहते हुए कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? अपना घर जैसा लगता है कि नहीं लगता है? सर अपना घर जैसा ही लगता है। अब वो 5-6 साल में बिहार जाते हैं, कभी किसी का शादी ब्याह हुआ तो गया, नहीं तो सब कुछ तो अब लड़की का शादी हमने यहीं की मसूरी में किए। इधर से आप लोगों को कैसा लगता है? इस शहर में रहना अच्छा लगता है या ऐसा लगता है नहीं हमें यार वापस जाना चाहिए? सर यहाँ बहुत बड़ी मजा आता है। अच्छा, मजा आता है, बहुत 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 बढ़िया बात है ये। किसी और का कोई सवाल हो इन लोगों से? हाँ, क्या आप लोगों के पास आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना जो भारत सरकार की एक काफी बहुउद्देशीय योजना थी जिसका काफी अच्छे से प्रचार प्रसार किया गया है पूरे भारत में, तो क्या आप लोग उस योजना के बारे में जानते हैं?
क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है? क्योंकि उसमें 5 लाख तक की इंश्योरेंस मिलती है, मतलब अगर आपको कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, खर्चा आता है आपको इलाज कराने के लिए, तो सरकार कहते हैं कि हम वो कवर करेंगे। तो क्या आप इस योजना के बारे में जानते हैं? अगर हाँ, अगर आप जानते हैं तो क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है? और मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आप तक की आपकी ये जो जर्नी रही है, आपका ये जो यात्रा रहा है 25 सालों का, 30 सालों का, उसमें आपने किन किन बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना किया है? और जब आपके पास जब आप बीमारी से जूझ रहे थे तो आपने किन अस्पतालों की ओर रुख किया? और आप फ्रिक्वेंटली जब दवाई लेने जाते हैं तो क्या आप प्राइवेट मेडिकल में जाते हैं या जन औषधि केंद्र जो होते हैं जहां पे आपको जेनरिक दवाइयां काफी सस्ते दर पे मिलती है, क्या आप वहां जाते हैं? मेरा ये 3 सवाल है। बहुत बहुत बढ़िया सवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अमन कुमार है, मैं दून यूनिवर्सिटी से हूँ। बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने किए। ये सवाल मूल सवाल थे दरअसल जो पूछे जाने चाहिए थे। अच्छा कि आपने पूछ लिया। मैंने सर आयुष्मान कार्ड अभी ने बनवाया था, लेकिन सर वो बना ही नहीं। अभी तक 2-3 बार लिख के ले गया, लेकिन सर वो तो हुआ ही नहीं। वो बनते बनते तो अभी तक तो आए नहीं सर। और रह गया दवाई का, तो दवाई तो हम लोग सरकारी उसमें तो जाते नहीं, क्योंकि इलाज होता ही नहीं, तो जाना क्यों? क्योंकि हम अभी हमारी लड़के का अभी डिलीवरी था, और डिलीवरी में यहाँ ले गए सिविल अस्पताल में मसूरी में, वहाँ से फिर दून में रेफर कर दिया। दून में बोला ऑपरेशन होगा, फिर मैंने प्राइवेट में किया। तो ऐसा है कि सर ये कहने वाले कि सरकारी में अच्छा इलाज होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को तो वही भागना पड़ता है जहाँ पे प्राइवेट है। रेखा जी, आपका है आयुष्मान कार्ड? नहीं है सर, बनने के लिए दिए, आज तक आए नहीं। 3-4 साल हो गए, आज तक आए। मसूरी में भी दिए, देहरादून में भी दिए, वो दोनों आज तक आए नहीं। अब मेरा लड़की है 18 साल की, वो विकलांग है, उनका भी विकलांग का सर्टिफिकेट बन रखे है। और उनका आधार कार्ड के बनाने के लिए वहाँ गए विकलांग का वहाँ ऑफिस में, आधार कार्ड बनाने के लिए ऑफिस से ही भगा दिया, बोला आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ कोई विकलांग का कोई वो नहीं लगेगा पेंशन, यहाँ से आप जाओ। अब उनका आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो उसमें हमारे क्या है, उनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं हाथ का। अब उसके लिए भी धक्के खाया, 1 महीने तक ऑफिस में बुलाए, फिर गए, उनका कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो हम भी छोड़ दिए, नहीं बनाया। विकलांग का उनका सर्टिफिकेट बन रखा है, आधार कार्ड के लिए उसका कोई पेंसिल कुछ नहीं आती। अच्छा, वो भाई साहब का एक दूसरा सवाल ये था आप सबसे जी, कि कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो मेरे घर में सर, मेरे लड़की 18 साल की विकलांग है, चल फिर से नहीं सकती है, वो बैठे बैठे घर में। जी सर, उनका कोई बीमारी नहीं है। आपने किसी बीमारी से आपने जूझा है, या मतलब आपका उसका ट्रीटमेंट हुआ हो? बहुत ज्यादा और बड़ी दिक्कत नहीं सर। अच्छा, जब लड़की नहीं, ऐसा कुछ, ऐसे फैमिली में तो एक हमारे जो पड़ोस में थे, उनको एक बीमारी हो गए थे, दौरे पर गए थे, तो उनका 3 महीने तक महंत अस्पताल में भर्ती किए थे। उसके इलाज हुए 3 महीने, जिस दिन पूरे उसी दिन उनका डेथ हो गए। और बस हुई। और उन्होंने बिल तो पूरा लिया होगा? बिल पूरा लिया, उनका स्मार्ट कार्ड भी थे, उनके नहीं थे उनका हस्बैंड के, तो वो भी बने, उनका लगे 15-16 लाख रुपए लगे, फिर भी नहीं बचे, ऐसे रूम में भर्ती थे। सुनीता जी से पूछेंगे। आपके पास है आयुष्मान कार्ड? हाँ जी है। आपका है? हाँ। आपके मम्मी पापा का सबका है? हाँ। तो कभी हॉस्पिटल गए, उससे कोई लाभ मिला अभी तक आपको? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। आपके आयुष्मान कार्ड है आपका? अच्छा, पहले मैं इनसे तो कर लेता हूँ। तो क्यों नहीं बना? मतलब जरूरत नहीं पड़ती। उसमें पूरे परिवार के 1 साल में 5 लाख तक का करी थी मैंने, कोशिश की थी ना, नहीं बना। वो बोले तो बन जाएगा नहीं, इतने पैसे लगेंगे। अरे तुम पैसे ले लो, कम से कम बना तो दो, खर्चा तो हर आदमी लेगा, तो इसको कुछ चीज को बना के तो दे दो। अब हम चक्कर काटते रहेंगे, तो उससे मैंने कहा छोड़ पा। अच्छा, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कोई बड़ी बहुत ज्यादा बीमार कभी हो गई हो? नहीं सर, भगवान, मैं तो चाहता हूँ किसी को भी एक मुकदमा, एक बीमारी किसी भी इंसान को दुश्मन को ना दे। हाँ। बहुत अच्छी बात है। एक उनका सवाल जन औषधि केंद्र को लेके था ना, तो आपको पता है कि 2 तरह की दवाइयां हैं, एक तो ब्रांडेड हैं जो मिलती हैं, एक जन औषधि केंद्र में उसमें सस्ती दवाइयां मिलती है, दवाइयां वही होते हैं, सॉल्ट वही होते हैं उसमें। ये पता है आपको? ये पता नहीं है, देना जरा गोविंद भाई को। गोविंद भाई, आपका आयुष्मान कार्ड है? हाँ जी सर।
कभी उसकी जरूरत पड़ी, कभी किया, करवाया उसमें इलाज किसी हॉस्पिटल में जाके? सर अभी तक तो यूज करा नहीं उसे। अच्छा। आयुष्मान कार्ड है घर में। अच्छा, अभी छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाइयाँ कहाँ से लेते हैं आप? सर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, प्राइवेट अच्छा। से ही लेते हैं दवाई। और मतलब दवाई जो खरीदते हैं वो सस्ती वाली खरीद वो जो जन औषधि केंद्र हैं उनमें जाते हो कभी? नहीं सर, हम तो ये प्राइवेट है, हाँ, प्राइवेट से लेते हैं दवाई। ठीक हमारे ठीक। घर के पास भी डॉक्टर है, वहाँ चले लेते हैं, या फिर कभी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है तो फिर ये दो हॉस्पिटल है सरकारी, अच्छा। उसमें चले जाते हैं, या फिर किसी प्राइवेट उसमें चले जाते हैं सर। ठीक ठीक। तो नन्हे भाई का तो आधार कार्ड ही नहीं है तो नहीं है। नो एंट्री। ठीक। कोई और सवाल? क्या उसके लिए उस क्षेत्र के पार्षद या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इनको सपोर्ट करें या इनका बनवाने का प्रयास करें, जबकि असली हकदार ये लोग हैं? जैसे अभी इन्होंने बताया कि प्राइवेट में इलाज कराया और 3 महीना इलाज चलने के बाद 15-16 लाख रुपए खर्चे भी उन्होंने किए। अब आप एक समझ सकते हैं कि एक 15-16 लाख राशि एक बहुत बड़ी राशि होती है जी। हो सकता है कि उन्होंने अपना घर भी गिरवी रखा हो या जमीन बेची हो तब जाके इतना पैसा करवाया हो। जी, आप पूछना क्या चाहते हैं? आपका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है मतलब अगर जिनके नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए कारण क्या, क्यों नहीं बन रहे हैं? आखिर जो वहां के क्षेत्रीय पार्षद हैं, क्षेत्रीय पार्षद वगैरह हैं। जी जी, मतलब आपका सुझाव है कुल मिला के कि जो हमारे पार्षद हैं जी, उन्हें इन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने में क्या हर तरह की मदद करनी चाहिए, लेकिन दरअसल है क्या कि वो सभी जानते हैं कि हमारे पार्षद लोग भी कितनी मदद करते हैं। तो आपका नहीं, सुझाव- यही बात है ना, हम लोग हमेशा यही कह के छोड़ देते हैं जी कि सभी जानते हैं कि ऐसा होता है, जी लेकिन हम क्वेश्चन भी क्यों नहीं करते भाई ऐसा हो क्यों रहा है? जी जी जी। जो जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है, जिस कार्य के लिए आपकी ड्यूटी बनती है, आप वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी जैसे बहन ने बताया कि जिस प्रकार के निजी अस्पतालों में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जी अभी मैंने कभी इसको लेके मैं रिसर्च भी कर रहा हूं और इसको लेके मैंने एक अभियान भी मैं चलाने वाला हूं जी। कि जिस प्रकार से सरकारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सभी ने यहाँ पे बताया किस तरह से उनको इलाज मिल नहीं पा रहा सरकारी में। कुछ लोग हैं जो जाते हैं लेकिन उनको बोलते भाई यहाँ सुविधा नहीं है, आप देहरादून जाइए। बिल्कुल, ये बातें तो अभी सामने आई हैं, सभी लोगों की समस्या यही है। हाँ, तो अब सवाल यही है ना, फिर समस्या है तो समस्या का निदान कब होगा? इसका निदान कब होगा? क्या आज हमारा देश 75 वर्ष हो गए हैं आजाद हुए, 75 वर्ष के बाद भी अगर एक सफाई कर्मचारी जो हमारे साथ में हैं, अगर ये प्रोग्राम दरअसल इसका मकसद ही यही है। ये जो तमाम सवाल आप उठा रहे हैं, हम सब भी उठाते हैं, उन पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ खड़े हैं हम? नहीं सर, ये इनके वेलफेयर से ही है। एक में सवाल अभी मेरे इसमें दरअसल मुझे ये सवाल पूछने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ जी कि आप सभी से एक तरफ से हैं, उधर दे दीजिए। भविष्य में क्या है आपका, क्या चाहते हैं आप? भविष्य मतलब आप अब आने वाले समय में क्या है, आपके सपने क्या हैं, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? हमारे सपने तो हमारे को दिन कट गए पूरा छूट के। जी। अब हमारे बच्चे को तो हम नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी यही जिंदगी काट के रह जाए। जी जी। हम भी सोचते हैं हमारे बच्चे भी आगे कुछ बने, जी। कुछ उनको भी नौकरी मिले। ये तो हमारे दिन तो कट गया, हमारे बच्चे के साथ थोड़ी कटेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हमारे परेशानी नहीं होगी, जब भी तो हम आगे भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मतलब ये मान सकता हूँ कि जो सपने आप आज अपने बच्चों के लिए देख रहे हो, वो आपने अपने बारे में भी देखे होंगे, पक्का देखे होंगे, लेकिन पूरे नहीं हुए। आप बच्चों में उस सपने को साकार करना चाहते हैं। अब सुनीता जी, आपके पास तो अभी लंबी जिंदगी है, अभी आपको शादी करनी है, परिवार होगा, क्या सपने आपके? जी। मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो, किराए का नहीं। जी। ये मैं चाहती हूँ, और बस अच्छा काम हो कुछ करने के लिए। जी, बहुत बहुत बढ़िया। आपका सपना क्या है नन्हे भाई? एक ही सपना है मेरा बस, या सिद्धू वाला या सुल्तान रायपुर। हाँ गोविंद भाई, क्या है अब आपका सपना, क्या है आगे के लिए? सर बस मैं तो यही सोचता हूँ सर कि अपने मतलब अपना बिजनेस सामने देखे आप, अपना बिजनेस कुछ होना चाहिए सर। अच्छा। अपना कुछ मतलब सर
आगे के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे लिए पैसा पूसा आए, कुछ आगे नाम हो हमारा कुछ। जी। मैं तो यही सोचता क्योंकि अभी आपकी उम्र भी कम है, आपको तो बड़े सपने जरूर देखने सर चाहिए। मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इन्हें पता है मेरे बारे में, हमारे रिश्तेदार जानते हैं। अच्छा मैं तो सर बहुत कुछ आगे पहुंच गया था जी। वैसे तो अभी पैसा था ना थोड़ा सा, तो वो सर मेरे ऊपर लग गया। ये है तो तबीयत खराब के चक्कर में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। मैं ये सोचता हूँ सर मैं अच्छे से अपनी लाइफ सही करूँ, पर सर नहीं हो पाती। 10-11 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है सर, उसमें से सर 2-3 हज़ार रुपये में गाड़ी का तेल तूल लग जाता है सर, फिर 5-6 हज़ार रुपये में राशन वासन भर लेते हैं घर में, क्या अवस्था कुछ नहीं होता है सर। बस एक नाम मतलब ही है। सपने पूरा करना जो है बड़ी चुनौती है आपके लिए। हाँ, मतलब दिक्कत है सर बहुत जरा ज़्यादा। सुंदर जी से भी पूछ लेते हैं। सर क्या है आगे, क्या सोचते हैं आप? सर मैं तो यही सोच रहा हूँ, जैसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जी। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने तो काट ली अपनी ज़िंदगी, आज है कल नहीं है, तो मैं यही सोच रहा मेरी लड़की मेरा लड़का कोई अच्छी जॉब कर लें, जी अच्छे इस पर अपने पोस्ट पे पहुंच जाए, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की दुआ लग जाए और परिवार की दुआ लगे, तो मेरा तो विचार यही है। जी जी पढ़ा दिया लिखा दिया, आगे अब उनकी किस्मत है। अब किस्मत ही क्या करेगी, भर्ती बाद में खुलती, बैंड पहले लग जाता है अच्छा। इस सरकार में। तनख्वाह बढ़ती नहीं है। मोदी ने जब से मोदी जी खड़े हुए हैं, जब से वो हर आदमी नीचे आ ली है। ना ये मोदी जी और उनका सवाल नहीं, ये तो समझिए, मतलब महंगाई पे महंगाई हो रही, तनख्वाह बढ़ नहीं रही। देखिए बात तो सरकार पे ही आ रही ना। भाई मोदी सरकार, तो ये बताइए जब वो पैसा काट रहा, सब चीजें काट रहा, ये जमीन तक का सेल टैक्स ले रहा, हमारा चलने का सेल टैक्स ले रहा जी है, तो उसी हिसाब से कार्य भी तो बढ़ा के दिखाए, तनख्वाह भी तो दे, गरीब आदमी को मजदूरी बढ़ाए, मजदूरी तो बढ़ नहीं रही, महंगाई पे महंगाई हो रही है। तो बताइए गरीब आदमी तो मरना ही मरना है, उसने क्या करना है बताइए। मतलब एक नौकरी में क्या करेगा इंसान? आपके कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों का बल्कि यही कहना है कि फिलहाल जो ये कमा पा रहे हैं पूरी दिन भर की मेहनत से, और जिस काम को ये लोग मान रहे हैं कि ये लोग नहीं मान रहे हैं लेकिन हम मानते हैं, हम सब लोग मानते हैं गंदा काम करते हैं। हालांकि अभी रेखा जी ने भी बताया कि आप सर ऐसे ना जी कुछ काम को नहीं देख रहे गंदे को, जो हम गटर में हाथ डाल रहे हैं, लैन खोल रहे हैं, दूसरे की लैटरिन साफ कर रहे हैं। एक दफ़ा मेरे वे कोठी वाले से बहस हो गई थी, जी मैं बोला अपने भाई 500 रुपया देना, नो ठीक है खोल दो भाई लैन, हमने लैन खोल दी, कम से कम 1 घंटा लग गया मेरा। अब वो बोला भाई 1 घंटे में तो 500 रुपया ले रहा, किस हिसाब से 500 रुपया तो सारा दिन दिहाड़ी करके तब लेगा। मैंने सर एक बात बताओ, ये तुम्हारी लैटरिन में मैं हाथ डाल रहा हूँ, छिट्टे मेरे मुंह पे जा रही है, हाथों पे जा रही है, कपड़ों पे गिर रही है, तो तुम तो कह दिया 500 रुपये। तो मैं बोला मैंने कहा आप 500 रुपये रखिए, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, मेरे घर की लैन खोली, हाथ डालिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत तो नहीं किया सर मैंने? ना बिल्कुल ठीक किया। मैंने 1000 रुपये दूंगा मैं, और मेरे घर की लैन खोलिए, चलिए मैं चौक करूँगा और तू इसे खोलिए। वो मुंह को देखने लगा, नो भाई तू ऐड कर, अपने ऐड की बात क्या, जब तू सबने 500 में तय करी है और तेरी लैटरिन खोलना आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, उसमें हमारा सब चीज़ है, मुंह पे भी छिट्टा आ रही है, सब कुछ आ रही। अब वो देखकर एक और आ गया पड़ोसी, क्यों भाई जब से तेने काम कराया और ने 500 तय करे हैं तो उसे 500 रुपये दे, तेरी गंदगी साफ करी, अब तेरे मुंह थप्पड़ मार के जा रहे हैं। सुंदर जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को लोग महत्व नहीं दे रहे हैं कुल मिला के, जबकि इतना महत्वपूर्ण काम है, सबसे जरूरी काम, बल्कि जो है मेरे समझ से खाने सांस लेने और उसके अलावा मेरे समझ से सबसे जरूरी काम यही है। हर पल हम जो है कुछ न कुछ गंदगी छोड़ना, आप उसको साफ करें, लेकिन महत्व नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिलता। गोविंद भाई, आप मानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं लोग उसको महत्व दे रहे हैं जितना महत्व मिलना चाहिए? हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसे मिले हैं जो महत्व देते हैं, मानते हैं कि हाँ यार तुम बड़ा काम, लेकिन आमतौर पर आपको लगता है आपको कि लोग मान रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं? नहीं सर, कोई भी नहीं मान रहा, क्या बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, हम एक नॉर्मल सी सफाई कर रहे हैं, कोई भी ये तो सभी कर रहे हैं सर। अच्छा, आप खुद भी नहीं मानते हो कि आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं? आप तो मानते हैं ना? नहीं मानते सर जी। क्यों नहीं आप नहीं मानते या लोग नहीं मानते? हमें खुद नहीं लगता सर जी कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो एक सफाई कर रहे हैं सर जाके। बड़ा तो तब मानते हैं सर कि हमारी अच्छी जॉब होती या गवर्नमेंट जॉब होती। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम है ये, दूसरे माने न माने आप अपने काम को तो जरूर मानना चाहिए। ये भी है जो आप बात बोल रहे हो, ये भी ठीक है कि आप जो सही कह रहे हो सर कि बड़ा काम कर रहे हैं हम, जो सफाई कर रहे हैं कि देश की सेवा भी है सर, बिल्कुल, कि सफाई हो रही है, यही कुछ मैं भी है, सफाई अभियान है सर, ये चीज़ सर। नन्हे भाई, आपके काम लगता है आपको कि आप बड़ा काम करते हैं?
जी बिल्कुल लगता है ना? जब किसी की टट्टी मार डाल रहे हैं तो इससे बड़ा काम क्या है ये बताओ आप पहले। जी जी जी। आपको लगता है? क्योंकि आप भी कचरा बीनती है ना, हाँ जी, बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा समाज काम के लिए कर कुछ रहे कर हैं। रहे हैं। और विश्वनाथ भाई, आपको लगता है आप समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़ा हम काम तो कर रहे देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हैं? जी ये जो सफाई का काम है सबसे बड़ा देश का सबसे अच्छा काम है ये। इससे अच्छा काम तो कोई है ही नहीं। क्योंकि नेताओं को भी जब कभी वोट लेना होता है तो सबसे तो पहले पहले सबसे झाड़ू पहले पकड़ते सर वही झाड़ू हैं, लगाते झाड़ू हैं, पकड़ते हैं। तब बोलते हैं कि आप करो। जी जी। कोई और सवाल किसी की तरफ से? मेरा ये सवाल है कि क्या आप लोग किसी यूनियन या किसी समूह से आप जुड़े हैं जिसमें आपने अपनी मांगों को सामूहिक रूप से प्रेषित किया है, या आपको कोई ऐसा मौका दिया गया है नगर निगम के द्वारा या यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कि आप अपनी मांगों को सामूहिक रूप से या एक मतलब कि व्यक्तिगत तौर पे आप अपनी मांगों को प्रेषित कर सकें? और अगर आप किसी समूह या किसी यूनियन से जुड़े हुए हैं तो उस यूनियन या समूह ने आपकी किस तरीके से मदद की या आपको किस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है? और दूसरा सवाल ऐसा है, जैसा कि सर ने बताया कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो क्या आपकी ये 20 साल 30 साल की जर्नी में क्या एक ऐसा घटना या ऐसा किस्सा या किसी परिस्थिति से आपने सामना किया है जिसमें आपको लगा हो कि ये मेरे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, जो कि मानव की एक डिग्निटी होती है उसमें मुझे ठेस पहुंचाया गया है, एक मानवता को ठेस पहुंची है? ये मेरा सवाल दो आपसे। धन्यवाद। अच्छा रेखा जी से मैं शुरू करूंगा। आपकी कोई यूनियन है? जी सर, हम लोग समूह में जुड़ रखे हैं, 10 लेडीज है, जी। 10 महिलाएं जुड़ रखे हैं। हाँ, वो सारे यही काम करते हैं? जी, सब पूरा का ही काम करते हैं हम 10 महिला। अच्छा। 2 साल से समूह चला रहे थे हम लोग, तो और बोले वो तो आपका स्वयं सहायता समूह है ना? जी। कोई यूनियन जैसे कर्मचारियों की यूनियन होती नहीं, है? कुछ भी नहीं, उसमें नहीं जुड़ रखे। अच्छा। क्या कहते हैं विश्वनाथ भाई, आपकी तो यूनियन है वहाँ? हाँ, नगर पालिका में यूनियन है हमारा। तो आप उसमें सदस्य हो? जी नहीं, सदस्य नहीं है, हम तो कर्मचारी हैं उनके ना। यूनियन मतलब कर्मचारियों की यूनियन जो है ना? 10 कर्मचारी का यूनियन हमारा इसमें तो है ही नहीं। खैर हमारा जो कबाड़ी लाइन में है, रेस्पीकर में है, उसमें नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा व्यवहार ही नहीं बनाया जाता है कि एक दूसरे को तो काट काटने में रहते हैं, तो कौन अच्छा, मतलब फिर सामूहिक रूप से फिर लड़ाई तो लड़ाई होता है कि। सुंदर जी, आपके यहाँ है कोई यूनियन? यूनियन आपके यहाँ भी नहीं है? हमारे पास नहीं है कोई। और गोविंद भाई आपके यहाँ? सर हमारे ये भी नहीं है। 18 आदमी 19 आदमी है, कहाँ यूनियन बनेगी सर? नहीं, 18-20 आदमी में यूनियन क्यों नहीं बनती? बनती है। यानी कि कुल मिला के जो सफाई का काम हो रहा है ये सारे असंगठित क्षेत्र में है। अब माइक ले लो ना। ना ना, नहीं शर्मा जी। कोई और सवाल किसी की तरफ? नितिन कुछ पूछना हो तो? अच्छा क्या? हाँ, इन्हीं को दे दो ना, नितिन जी को दे दीजिए। नितिन जी को। हाँ, दूसरा हिस्सा क्या था? वो जो पीछे एक साथी हैं उन्होंने 2 सवाल पूछे थे, तो एक सवाल हाँ, था यूनियन का। दूसरा उन्होंने पूछा कि क्या आपके आत्मसम्मान को कभी ठेस पहुंची है? ऐसी कोई घटना हुई है कि जहां आपको बहुत जिल्लत महसूस हुई हो? बिल्कुल, तो वो अनुभव साझा करने के लिए। वहां से आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा होगा कि यार इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, बड़ा अपमान कर दिया? लगते हैं काम पर जब जाते हैं तो कोई तो कर ही देते बेइज्जती, कूड़ा चुकने वाले आ कोई ऐसी गए, घटना याद है आपको? भगाओ बेइज्जती कर देते हैं, 2 बात भी बोल देते कोई हैं। ऐसी अपना घटना? सम्मान को तो ठेस पहुंच ही जाते, जब दूसरा कोई अपना खुद को बात दूसरे बेइज्जती कर देंगे तो आत्मा सम्मान भी तो ठेस पहुंच ही जाते हैं। कोई ऐसा वाकया हुआ हो आपके साथ जो याद हो आपको? नहीं, किसी ऐसे? ऐसे नहीं कुछ। विश्वनाथ भाई, आपको लगा कभी कि किसी ने आपका अपमान किया है, आपके आत्मसम्मान को? होता है सर, ऐसा काम ही ऐसा है कि अपमान क्या, हमारा जो कबाड़ चुकने का काम है इसमें क्या है, कई लोग बोलते अच्छे काम करते हैं, लोग बोलते कि कबाड़ी का काम करता अच्छा नहीं है। कई पर्सन होते हैं, कई लोग 10-20 आदमी 20 तरह की बात बोलते हैं। ज्यादातर लोग आपके काम की तारीफ करने वाले मिलते हैं या आपको अपमानित? नहीं, अब तो क्या है सर, पहले 10 साल पहले था, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसे तो अब तो सबको समझ में आ गया है कि अब ये जो रेस्पीकर है, जो कबाड़ उठाने वाला अच्छा काम है, तो अब उतना नहीं है। अब जो है वो 5-10% होगा जो आदमी बोलते हो। हाँ, बाकी तो पहले से समझदार हो गए। सुनीता जी को देना। आपको लगा कभी कि आपके बड़े अपमान हुआ है, बेइज्जती की है किसी ने आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी
उधर से सुंदर जी, आपके साथ हुआ कभी ऐसा? नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं गोविंद तो भाई? खुश रहता हूँ सर। हैं? मैं तो जब से देहरादून में आया हूँ हाँ। अपना, मैं तो नौकरी पे भी ऐसे ही समझता हूँ पूरे स्टाफ को, जैसे मैं अपने परिवार में बैठा हूँ। जी। और जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने परिवार में ही बैठा हूँ। ऐसे ही रहता है। देना गोविंद भाई को देना। आपके साथ कभी माइक पकड़ना जरा, आपको लगा कभी कि किसी ने आपकी बेइज्जती की? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे ऐसा साथ। कुछ नहीं हुआ, मतलब ठीक ठाक चला। हाँ सर, बढ़िया है सब। नन्हे भाई, कभी किसी ने आपकी बेइज्जती की? जी। कैसे? डीएल रोड पे गड्ढा भरने गया मैं, अच्छा। तो बोला भाई कि ढक्कन उठा लो। मैं लो जी सर। अच्छा। मैं ढक्कन उठाया तो कहा भाई तुम तो भंगे ही हो, तुम तो काम तुम्हारा वहाँ। मैं साल वहीं यहाँ तुम्हारा बहन की चुप तरी। हाँ चलो ठीक ठीक। तो हाँ, इस तरह के जो जाति सूचक शब्द हैं, मैंने तो अपने पत्रकारों को भी देखा है कई बार कि इस तरह से, एक तो उसका शॉर्ट फॉर्म से बना के भी बोलते हैं, मतलब इस तरह से अभी मानसिकता, और पत्रकारों में भी, आम समाज की बात तो छोड़िए, पत्रकारों में भी इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जो इन लोगों के काम को महत्व देने के बजाय जाति सूचक शब्द बोल के उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये एक विडंबना हमारे समाज की है। भाई जी, आपके सारे सवालों का जवाब आ गया है? कोई और सवाल किसी का? ठीक है सर, हम संपन्न करें। तो कुल मिला के आज की जो बातचीत हुई, मेरी समझ से एक बहुत सार्थक बातचीत थी। सब लोगों ने अपने अपने मन की बात कही। थोड़ा एक दो बार नन्हे भाई और उससे थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है दरअसल, तो इन चीज़ों को हमें माइंड न करें। और एक सार्थक बातचीत हुई है, इन लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से जाति सूचक शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, और जाति सूचक शब्द जब अपमानित करने के लिए कहे जाएं तो कभी कभी गालियां निकल आती हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सीधी और साफ बात यह है। इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी लोगों का, आप 6 लोग हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको संपन्न करें। जी। मेरा नाम कविता वानखड़े है। कबीर ने बताया, IIHS भारतीय मानवीय आवास संस्था से हूँ, चेन्नई में रहती हूँ फिलहाल। तो आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी। तो हम ये जो हम भी बोलते हैं, जो ये सीरीज़ है, हम काफ़ी शहरों में करते हैं, अलग अलग शहरों में, और जिस शहर में जाते हैं उस शहर में वहाँ की जो लोकल संस्थाएं हैं उनके मदद के अलावा ये नहीं कर सकते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ उन संस्थाओं का। मैं नाम लेती हूँ। एक हिलदारी है, कीन सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन, दून पीपल्स प्रोग्रेसिव क्लब, इन संस्थाओं ने हमारी मदद की। यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे हमें कांटेक्ट कराया, लोगों में बातचीत कराई, और कुछ खास करके इन संस्थाओं से लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की। उनके नाम अरविंद सिंह किरण हिलदारी से, अशोक कुमार कीन से, पीयूष शर्मा दून से, और अनूप नौटियाल जी हैं, वो सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन से है। तो इनका थैंक यू ऑल ऑफ़ यू टू हेल्प अस। और उत्तरांचल प्रेस क्लब ने हमें ये वेन्यू दिया, उनके प्रेसिडेंट जो है जितेंद्र अंतवाल, उनका थैंक्स। फाइनली आप लोग आए, आप हमारे साथ जुड़े। हमने 2-3 दिन से आपको काफ़ी परेशान किया है, उसके लिए थैंक यू त्रिलोचन जी हमारा मॉडरेट करने के लिए। और आप सब लोग जो यहाँ आए हैं टाइम निकाल के सैटरडे के लिए, थैंक यू। तो ये कार्यक्रम एंड करने से पहले सिर्फ 2 और मिनट हम अपनी तरफ से थोड़ा तोहफा देना चाहते हैं। तो मैं अपनी कॉलीग अभिलाषा को बुलाती हूँ। मिलने भी है क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू।